हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। मैं हूँ साक्षी, आपकी जीएस की मेंटर। द हिंदू की सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए बिना किसी देरी किए हम अपने बढ़ते हैं आज की खबरों के ऊपर। सेंट्रल हेल्थ टीम टू मॉनिटर 20 डिस्ट्रिक्ट विद हैवी केस लोड। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 4 मई से 17 मई तक कर दिया गया है। जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं कि कितनी कंडीशंस अभी भी सही नहीं है ओपन अप करने के लिए वापस से। तो देखिए, इसमें आज यही बताया गया है कि कम से कम जो है नेशन वाइड 40,000 के करीब केसेस निकल के आ रहे हैं। ठीक है, उसमें से भी आप समझो कि 83 डेथ्स हुई हैं। तो ये कितनी एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो अभी भी लॉकडाउन खुलने के बाद भी कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ सकता है। चलिए अगली न्यूज़ आइटम की तरफ चलते हैं। आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई है कि 5 हमारे जवान जो हैं वो एक ऑपरेशन में 18 घंटे की ऑपरेशन में मारे गए हैं। आप समझिए कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है 18 आवर्स की ऑपरेशन होती रही। मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान से मिलिटेंट्स, आप एक मिलिटेंट तो हमारे यहाँ का ही था अपने ही, और एक पीओके का मिलिटेंट था। तो हंदवारा में जो है कुपरवा डिस्ट्रिक्ट में हंदवारा में जो है ये ऑपरेशन हो रहा था, जिसमें कि हमारे 5 जवान मारे गए हैं, जिसमें से एक कर्नल था, एक मेजर था, इंस्पेक्टर थे। तो आप ये समझिए, इसके अलावा 2 मिलिटेंट्स भी मारे गए हैं। तो आप ये देख लीजिए कि क्या कंडीशन चल रही है। ऐसे टाइम पे हमें ना सिर्फ एक अननोन और बिना दिखने वाले एनिमी यानी कि कोरोना वायरस से लड़ना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ हमें इस तरीके की मिलिटेंट एक्टिविटीज़ का जो सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी एक तरीके से कॉस्टली अफेयर पड़ जा रहा है। और उसके बाद हमारे जवानों की जो जान जा रही है, उसकी वो तो एक अनटोल्ड स्टोरी है, उसके बारे में तो हम कभी भी भरपाई नहीं कर सकते। चलिए अपनी नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक रिकवरी में टेक ओवर अ ईयर सेज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। देखिए दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में पहले भी हमारे पास पिछले भी कई लेक्चर्स में मैंने आपको इसके बारे में बताया है। ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि CII होता क्या है। देखिए दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज क्या होता है। ठीक है, ये एक तरीके की नॉन गवर्नमेंटल, मतलब ये गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। ठीक है, एक तरीके की ट्रेड एसोसिएशन है। मैंने आपको पिछली बार जब इसके बारे में बताया था तो उसमें बताया था कि कई सारी इंडस्ट्रीज का एक तरीके से ग्रुप होता है। ये 1895 में ये क्रिएट हुई थी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है कि ऐसी इन्वायरमेंट बना के रखना कंट्री में कि हमारी जो है डेवलपमेंट होती रहे, हमारी इंडस्ट्रीज को कोई परेशानी ना आए। और इसकी हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका ये जो है इट हैज सक्सीडेड द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अब देखिए दोस्तों, इस समय हमारे पास हम लोग ये जानते हैं कि CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है। लेकिन जो पहले ये जो इंडस्ट्री, पहले इसका नाम कुछ और था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इसका नाम था। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं विक्रम किर्लोस्कर। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया जा रहा था 1991 में, तो ऐसे टाइम पे CII ने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। बेसिकली ये इंडस्ट्रीज के फेवर में और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिस्ट की तरह काम करते हैं। तो ये है बेसिकली। तो आज वो ये बात कह रहे हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि कम से कम 1 साल लग जाएगा इकोनॉमिक रिकवरी होते होते। तो कम से कम आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो 100 से 150 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे खोल दीजिए, ओपन अप कर दीजिए, जो बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव, मतलब एक तरीके से अच्छा सजेशन दिया गया है CII के द्वारा कि हाईली प्रोडक्टिव जो इकोनॉमी में GDP को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को खोल दिया जाए। थोड़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी लगाया जाए, लेकिन उन्हें खोल दिया जाए, वरना हम जितनी लॉसेस इस समय झेल रहे हैं उससे ज़्यादा लॉसेस का सामना शायद हमें करना पड़ सकता है।
चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ आइटम की तरफ। 32 माइग्रेंट्स अराइव होम इन यूपी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइग्रेंट्स को अलाउ कर दिया जा रहा है अपनी स्टेट को वापस जाने के लिए, तो स्पेशल ट्रेनें, स्पेशल फेरी जो है लगाई जा रही है, श्रमिक फेरीज करके लगाई जा रही हैं रेलवे के द्वारा, ये किया जा रहा है। और इसमें यही न्यूज़ आइटम में बताया गया कि 32 माइग्रेंट्स से जो है यूपी अराइव हुए हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। ये देखिए दोस्तों, एक बड़ी अजीब सी चीज़ आई है आज न्यूज़ आइटम में। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, असम टोल्ड टू गो फॉर करेंगे। बेसिकली जो स्वाइन फीवर, स्वाइन मतलब ही होता है पिग्स, तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है एक बहुत तादाद में जो है पिग्स जो है वो मर रहे हैं। असम में ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये भी आप समझ लीजिए दोस्तों, चाइना के बॉर्डर से अरुणाचल प्रदेश लगता है चाइना बॉर्डर से, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर के मतलब ये फीवर एक जो पिग्स के लिए पिग्स का फीवर है वो भी इंडिया में असम में काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी रखिएगा, हो सकता है आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। चलिए चलते हैं अपने एडिटोरियल पार्ट की तरफ। इंडिया डिजीज सर्विलियंस सिस्टम नीड्स अ रीबूट। देखिए दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आज के ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आइटम आया है आज। पता है दोस्तों क्या है कि जब हम सर्विलियंस कर रहे हैं कोविड-19 की, तो हम सर्विलियंस तो कर रहे हैं, हम ये तो देख रहे हैं कि कोविड-19 से कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोगों की मौत हो रही है, कितने लोग एक्टिव केसेस हैं, कितने लोग रिकवर हो रहे हैं। पर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट कंसिडर करना भूल जा रहे हैं। आप देखिए कि इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जो है कम से कम जो 75% जो डेथ्स हो रही हैं कोविड-19 से, वो एज ग्रुप ऑफ 60 इयर्स एंड अबव के एज ग्रुप में हो रही है। और उसमें भी 83% जो डेथ्स हो रही है वो उन लोगों की हो रही है जो ऑलरेडी किसी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोविड-19 की बीमारी से वो लोग जो लड़ नहीं पा रहे हैं वो लोग हैं जो ऑलरेडी किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी कि उनके इम्यून सिस्टम में कुछ परेशानी है, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है, ठीक है, उनकी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं शो कर पा रही है इस डिजीज को फाइट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को हम लोग शायद इग्नोर कर रहे हैं। आगे आने वाला एक आर्टिकल भी आएगा जब हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, उसमें भी यही चीज़ है कि वो जो वेस्ट बंगाल है वो कोविड-19 के मरीजों को तो क्या बता रहा है कि हाँ इतने लोग डेथ्स हुई हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि इसके अलावा भी कितनी सारी तरीके की परेशानियों से और कितने तरीके की डिजीज़ से लोग मर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इस बारे में आर्टिकल के बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा सा बताया जा रहा है कि जो सर्विलियंस सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए जो ना सिर्फ कोविड-19 से मरने वाले कोविड-19 बल्कि और दूसरी बीमारियों के साथ में जो दूसरी बीमारियों के होने की वजह से, जैसे आप समझ लो किसी को टीबी है या किसी को हार्ट की बीमारी है या किसी और को और न्यूरो बीमारी है, कोई और तरीके की बीमारी है, तो वो लोग क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम की बीमारी है, जैसे आप समझ लो एड्स वगैरह है, तो वो लोग क्या करें, उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वैसे ही इतना वीक होता है कि वो लोग जब ये कोविड-19 की जो बीमारी से जब वो होते हैं उनको लगती है ये बीमारी, तो क्या होता है उनकी बॉडी उससे फाइट नहीं कर पाती और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और ये डेथ ज़्यादातर 60 इयर्स के अबव के ही लोगों में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ये साइलेंट एपिडेमिक्स होते हैं इनके बारे में कोई बात नहीं करता। अब आप समझ लीजिए कि इसमें बताया गया कि कुछ तो ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि अगर ज़रा सा भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि बीमारी कौन सी है, मान लीजिए रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई बीमारी है और वो चीज़ डिटेक्ट नहीं हो पा रही, तो उसको कह दिया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या इस तरीके की इन्फेक्शन कह दिया जा रही है। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन समझ नहीं आ रहा होता, डिटेक्शन नहीं हो पा रहा होता है, तो उसको एक जेनेरिक नेम दे दिया जाता है कि हाँ इनको इस बीमारी से ये जूझ रहे थे, से इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये जो एक हम जेनेरिक नेम दे देते हैं, उसको स्पेसिफाई नहीं करते, स्पेशलाइज नहीं करते, उसके ऊपर काम नहीं करते, तो उसकी वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप समझिए कि जो RTI है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उससे हर साल कम से कम 900 लोग
इंडिया में मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना बड़ा नंबर है। आप सोचो कोविड-19 के केस में तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके बाद आपको एक और चीज़ बता दूं, आगे इसमें आर्टिकल में बताया जा रहा है कि टीबी भी कंटेजियस डिजीज है, वो भी आराम से किसी को लग सकती है। तो आप समझिए कि टीबी एक कहते ये जो एक तरीके की बीमारी है, इसमें क्या होता है, पुअर मैन्स डिजीज है। तो खांसी आती है, बहुत खांसी आती है, और इसकी वजह से जो है लोगों की कम से कम 1400 लोग मर जा रहे हैं एक साल के अंदर। आप सोच सकते हैं, पर इसके बारे में कोई क्यों जिक्र नहीं कर रहा, और क्यों नहीं इस चीज़ को लोग वो इतना तवज्जो क्यों नहीं दे रहे जितना हम कोविड-19 को दे रहे हैं। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि ऑलरेडी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या 1400 लोग जो इससे टीबी से मर जाते हैं, इस तरीके की बीमारियों को क्यों नहीं सर्विलेंस में लिया जा रहा है, क्यों नहीं इस चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है कि ये सब बीमारियों की वजह से ही कोविड-19 से लड़ नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह से ही एक तरीके से डेथ भी हो रही है। तो इन मुद्दों पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। तो आर्टिकल में यही ऑथर कहना चाह रहे हैं कि इस बात का भी काफ़ी तरीके से ध्यान देना चाहिए कि सर्विलेंस हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ ये ना देखे कि कितने लोग कोविड-19 के शिकार हैं, वो ये भी देखे कि कितने लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बहुत प्रोन है इस चीज़ के शिकार होने के लिए। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल आया था दोस्तों, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए, ये जो आर्टिकल आया था स्लो रिलीज, ये बेसिकली ये बताता है कि हाँ, जो लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं है, जो एक एक्सटेंशन हुआ ज़रूर है, लेकिन उससे क्या, उसका जो मेन है कि वो थोड़ा बहुत कहीं कहीं ओपन अप कर रहे हैं। ठीक है, अब आप प्राइवेट गाड़ियाँ ले जा सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें थोड़ा बहुत ओपन वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर ये बता रहे हैं कि वायरस जो है वो बहुत ही हाईली कंटेजियस है, मतलब आपको ईजिली, आपने कोई सरफेस छू ली, आपको लग गया, कम्युनिकेबल है, ईजिली कंटेजियस वायरस, हाईली कंटेजियस वायरस है, ईजिली कम्युनिकेबल है। ठीक है, तो अभी भी जो वायरस है वो अभी भी डिसअपियर नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि ज़रूर जो लॉकडाउन की वजह से जो हमें फ़ायदा हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है कि हमारे डेथ रेट कम रही, और हमारे जो नए केसेस बन सकते थे अगर लॉकडाउन हम नहीं लगाते तो आज स्थिति शायद कुछ और ही होती। तो वो जो स्थिति है वो ये जो वो ना होती, अगर आज स्थिति हम लोग जिस बेटर स्पेस पेडेस्टल पे खड़े हैं वो शायद ना हो पाता। ठीक है, तो केरला ने जो है काफ़ी सक्सेस दिखाई है। आप समझो कि केरला ने काफ़ी सक्सेस दिखा ली है, और बहुत हद तक केरला इज़ नाउ क्योर्ड। लेकिन फिर भी ग्रीन जोन, उनके जो ग्रीन जोन है उसमें भी कुछ कर्व्स लगाए हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल ही ऐसा मत समझ लीजिए कि पूरा ही ओपन हो गया है, बहुत हद तक अभी भी संभल के चलने की ज़रूरत है। फिर आगे बताते हैं ऑथर कि इसमें होम मिनिस्ट्री को हायर डिग्री ऑफ सिविक कोऑपरेशन की ज़रूरत है। सिविक कोऑपरेशन का मतलब वो क्या होता है, देखिए, कानून, लोग रूल्स रेगुलेशंस तो सरकारें लगाती हैं, लेकिन सिविक यानी कि सिविलियंस लोग उसको कोऑपरेट भी करें, उस चीज़ को समझें भी, उस चीज़ को लोगों के को कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आप एक चीज़ और समझ लीजिए, सस्पेंशन, अब जैसे एयर रूट है, रेलवेज है, इन सब चीज़ों का सस्पेंशन होने की वजह से क्या हो रहा है, मास गैदरिंग नहीं हो रही, क्राउडिंग नहीं हो रही। हम हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, मास्क का ध्यान रख रहे हैं, सैनिटाइजिंग करने का ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो रिलैक्सेशन हुई है, इसको बहुत ईजिली नहीं लेने के लिए है, बहुत ही सोच समझ के हर एक सिटीजन को अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, और हर किसी को ये अप्रोच पता होनी चाहिए कि हमें किस अप्रोच के साथ इस बीमारी से लड़ना पड़ेगा। आज के ही न्यूज़पेपर में आया था दोस्तों, जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने लोगों को क्या कहा है, उन्होंने लोगों को यही कहा है कि हमें इस वायरस के साथ रहना सीखना पड़ेगा। ये वायरस इतनी आसानी से नहीं जाएगा, हमें इसके साथ ही रहना सीखना पड़ेगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें मास्क, मुंह पे मास्क लगाना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हाथ धोना है, कि अननेसेसरी मेटालिक जो पब्लिक स्पेसेस हैं उनको नहीं छूना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ों का नहीं रखना है। तो हमें इसके साथ लड़ना आना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो हमारा एडिटोरियल का लास्ट पार्ट है, नो कंफर्ट इन नंबर्स। देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा केस वेस्ट बंगाल का है। यहाँ पे एक, आपने पहले शायद अगर देखा हो न्यूज़पेपर में, एक कार्टून भी आया था, एक तरफ कोरोना वायरस, बीच में ममता बनर्जी जी, और एक तरफ सेंटर। तो एक
वो दोनों तरफ की रस्सियों से जूझ रही हैं। इस तरह का एक हमारे पास आया था, द हिंदू में एक पिक्चर आई थी, कार्टून पिक्चर आई थी। तो आप देखिए एक तरफ बंगाल जो है कोरोना वायरस से जूझ रहा है और दूसरी तरफ वो जो है सेंटर को अपनी असली काउंटिंग, डेथ काउंटिंग नहीं बता रहा। एक्सक्यूज मी। वेस्ट बंगाल हेजिटेट कर रहा है अपनी मोर्टालिटी रेट को शेयर करने में। आप देखिए कि टोटल रिकॉर्डेड जो केसेस आए हैं वेस्ट बंगाल में 922 केसेस आए हैं और 48 डेथ्स रिकॉर्ड करी है, जबकि 72 और भी मरे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया जा रहा है। तो परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि नेशनल एवरेज जो टेस्टिंग की है वो है 721 टेस्ट पर मिलियन, मतलब पर मिलियन जो पॉपुलेशन है उसमें 721 टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन बंगाल में क्या कंडीशन है? पर मिलियन उनके यहाँ 212 यानी कि 212 टेस्ट हो रहे हैं। तो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही है वेस्ट बंगाल में। अब आप समझिए कि अगर टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं होगी तो केसेस निकल के नहीं आएंगे, केसेस नहीं निकलेंगे तो उनको हम ठीक नहीं करेंगे। हमें एक्चुअल आंकड़ा ही नहीं पता चलेगा अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने केसेस हैं अगर टेस्टिंग ही नहीं होगी। तो इसमें बेसिकली यही बताया जा रहा है कि कम से कम 13% फर्टिलिटी रेट है। आप समझो कि 100 लोग अगर 100 लोग, हर 100 लोगों पे 13 लोगों की डेथ हो जाती है अगर वो कोरोना वायरस के मरीज हैं। तो वो वेस्ट बंगाल में ये कंडीशन है। डिटेक्शन रेट कम है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सर्विलेंस नहीं हो रहा है, पुअर सर्विलेंस है। तो यही बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि देखिए जहाँ भी टेस्टिंग होगी वहाँ ज़्यादा केस निकल के आएंगे। आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र का केस, महाराष्ट्र में कितने केसेस निकल रहे हैं। आप देख रहे होंगे गुजरात इस समय पे गुजरात की क्या कंडीशन है, कितने ज़्यादा केसेस निकल। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र गुजरात में ही सिर्फ परेशानी है, प्रॉब्लम ये है कि लोग ये नहीं समझ रहे कि इनके यहाँ ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। इन स्टेट्स में टेस्टिंग बहुत लेवल पे हो रही है, तभी इनके यहाँ केसेस निकल के आ रहे हैं। बहुत सी और जगह ऐसी हैं जहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो रही, तो वहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि क्या सिचुएशन है। तो यही वेस्ट बंगाल के साथ बात की जा रही है कि वेस्ट बंगाल हमें ये बताना ही चाह रहा है, इस चीज़ को छिपा रहा है स्टेट कि असल में अगर वो प्रॉपरली टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें कभी भी पता नहीं चलेगा कि उनकी क्या केसेस हैं, उनकी क्या कंडीशंस है। तो ये बेसिकली सारा मुद्दा इसी के अराउंड घूम रहा है और उन्हें प्रॉपर टेस्टिंग करनी चाहिए, प्रॉपर सर्विलेंस करना चाहिए, अपने केसेस होने चाहिए और उनको डिटेक्ट करके उनको क्योर करना चाहिए। ठीक है, अगर आप केसेस छुपा लोगे तो उससे बीमारी नहीं छुपेगी, उससे लोगों की मौत नहीं खत्म हो जाएगी, तो वो इकोनॉमी को और भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। द हिंदू की सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। दोस्तों देखिए, मैं जनरली जो आर्टिकल्स डिस्कस करती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के, तो इसलिए उसके साथ ट्यून्ड रहा करिए, रेगुलर रहा करिए। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।